नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का, और हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के मन में चल रहे उलझन का। हम साथ ही बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या कारण है कि वो दो ताकतें एकदम लगभग मृतप्राय हो गई, जिन ताकतों का प्रभाव लगातार आप कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में, मतलब 21वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले 2006 विधानसभा चुनाव से पहले तक लगातार जिन दो ताकतों के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी, वो दो ताकतें, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, सीपीएम मुख्य रूप से, और फिर कांग्रेस पार्टी, ये दोनों के दोनों आज जीरो पर क्यों आउट हो रही हैं। और साथ ही बात करेंगे कि इस 2026 के विधानसभा चुनाव में, जो कि मई के महीने में हो जाना है पश्चिम बंगाल में, उसमें एक बार फिर से राहुल गांधी के मन में जो उलझन चल रहा है, उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या होनी है, कांग्रेस किस तरफ जा सकती है, और कांग्रेस सोचती क्या है, और कांग्रेस के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो आज इस बात की तहकीकात करने के लिए मैं कुछ आंकड़ों का हवाला लूंगा, क्योंकि मेरा प्रयास ये होता है कि मैं कोई भी बात तथ्य और तर्क के आधार पर आपके साथ शेयर करूं। फैक्ट्स होना चाहिए उसके आधार उसमें, और लॉजिक हो। चूंकि देखिए, अगर फैक्ट्स और लॉजिक नहीं होगा तो वो लफाजी कहलाएगा। अधिकतर आप देखिए सोशल मीडिया पर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आप देखते हैं कि केवल लफाजी होती है। लफाजी का मतलब क्या होता है कि अपने मन से कुतर्क गढ़ लेना को लफेबाजी कहा जाता है। नहीं, अगर हम, चूंकि शब्द तो कई प्रकार के होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं, खैर आज हम शब्द व्याख्या नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी के मन में जो उलझन है, तो क्या वो उलझन कांग्रेस को कहां ले जा रही है, और क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति अस्थायी रूप से फिर से दो ध्रुवीय हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के लिए कोई भूमिका बची है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति क्या है। आपको बताऊं, 2026 के मई महीने में 23 मई तक पश्चिम बंगाल की विधानसभा को गठित हो जाना है। और जब हम बात करते हैं चुनाव की, तो निश्चित है कि चुनाव से साल भर पहले तक हंगामा मचा होता है। अब तक अगर देखेंगे तो नवंबर के दूसरे हफ्ते तक बिहार में हंगामा मचा था। देश में, भारत में एक खास बात क्या है कि आप जहां भी हंगामा हो रहा हो, जिस किसी भी राज्य में, तो आप मान के चलिए कि उस राज्य में या तो चुनाव होने वाला है या चुनाव चल रहा है। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा हंगामा, चूंकि एसआईआर देश के 12 राज्यों में चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा कहां है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पदयात्रा पर है। लेकिन मैं, याद कीजिए मित्रों, कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव था, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे थे एसआईआर के खिलाफ। राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार में कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत थी। मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी आरजेडी कांग्रेस के पीछे चल रही थी। सच्चाई है, मतलब वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी के लिए जो वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी के मुद्दे को राहुल गांधी ने जो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, उसके लिए वोटर अधिकार यात्रा थी। बातें पहुंचे भी। राहुल गांधी ने 16 दिन यात्राएं की, ठीक है, 1300 किलोमीटर की यात्रा हुई। लेकिन क्या उसका चुनाव में कांग्रेस पार्टी लाभ उठा पाई? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल उसी से निकल कर आता है कि जब राहुल गांधी ने लीड लिया एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर, चुनाव आयोग की भूमिका के मुद्दे पर, तो फिर उसमें पश्चिम बंगाल को राहुल गांधी पीछे पड़ रहे हैं? क्यों ममता बनर्जी ने लीड ले लिया है? क्या ममता बनर्जी के सहारे ममता बनर्जी की जीत राहुल गांधी की जीत है? मेरा मानना तो है ऐसा नहीं है। कंप्लीट, अगर राहुल गांधी के रास्ते में, केंद्र की सत्ता के रास्ते में अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई सबसे बड़ा रोड़ा है, तो वो रोड़ा ममता बनर्जी है। मैंने कहा, मैं कोई हल्की बात नहीं करता, फैक्ट्स और लॉजिक के साथ करता हूं। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अंतिम बैठक इंडिया अलायंस की हुई थी, दिल्ली में हुई थी, याद है?
उसी बैठक में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का खेल खराब कर दिया था। केवल राहुल गांधी का नहीं बल्कि पूरे इंडिया अलायंस का खेल खराब किया था। याद कीजिए उस बैठक में क्या हुआ था। उस बैठक में यह हुआ था कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई थी उसके बाद कई अलग अलग कमेटियां भी बनी थी, उसकी बैठकें भी हो रही थी, लेकिन उसी दौरान महागठबंधन मतलब इंडिया अलायंस के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के लिए ममता बनर्जी ने क्या किया था, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर राहुल गांधी को किनारे लगाने के एकमेव उद्देश्य से दो मजबूत दावेदारों को अलग कर दिया था। मतलब दोनों को किनारे लगा दिया था ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल, दोनों की मिलीभगत से क्या हुआ था, नाम ले लिया था मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर खेल खराब किया था किसका, राहुल गांधी का, और साथ ही नाराज कर दिया था नीतीश कुमार को। अगर आप कल्पना कीजिए कि केवल अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में होते या फिर राहुल गांधी को सर्वसम्मत उम्मीदवार बनाया जाता और नीतीश कुमार को भी अगर इंडिया अलायंस अपने पाले में रखने में कामयाब होती, तो फिर इंडिया अलायंस कभी एकजुट हो नहीं सकती। इंडिया अलायंस के फाउंडर नीतीश कुमार ही इंडिया अलायंस को छोड़कर भाग गए। बीजेपी ये नैरेटिव बनाने में कामयाब नहीं होती तो ये 240 का आंकड़ा 200 से नीचे आ सकता था, और यदि ये 240 का आंकड़ा 200 से नीचे आ सकता बीजेपी का अगर, तो फिर आप मानकर चलिए कि कोई वैकल्पिक सरकार भी बन सकती थी। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी का और इंडिया अलायंस का अगर खेल किसी ने खराब किया था तो उसके पीछे ममता बनर्जी का और अरविंद केजरीवाल का खेल था। इस बात में कहीं किसी को शक है तो कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में। एक तो केंद्र की राजनीति है, ममता बनर्जी राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। ममता बनर्जी इस बात को भूल चुकी है कि ममता बनर्जी का प्रभाव केवल पश्चिम बंगाल तक है और कांग्रेस ठीक है कमजोर हुई है, लेकिन कांग्रेस ही एकमात्र राष्ट्रीय दल है जो इंडिया अलायंस में है। तो फिर ममता बनर्जी का एक चीज तो निर्विवाद रूप से होना चाहिए था कोशिश, लेकिन दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी भी उसी ग्रंथि की शिकार है जिस ग्रंथि के शिकार नीतीश कुमार होते रहे हैं। चाहे वो 2013 में भी नीतीश कुमार हुए थे, 2022 में भी, माने जब इंडिया अलायंस माने एनडीए को छोड़कर बीजेपी को छोड़कर आए थे तो नीतीश कुमार का आने का एकमात्र मकसद था प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनना, लेकिन जब उनके आशाओं पर तुषारापात हो गया तो फिर नीतीश कुमार एकदम पगहा सहित जो है भाग गए एनडीए में वापस। ठीक है, चूंकि लालू प्रसाद यादव ने तो पहले ही बैठक में कह दिया था कि हमारा दूल्हा राहुल गांधी होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी। तो अब पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति थी, देखिए पश्चिम बंगाल में 2006 का विधानसभा चुनाव और 2011 का विधानसभा चुनाव, यह चुनाव टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट क्या था कि 2006 की विधानसभा चुनाव तक लड़ाई, पश्चिम बंगाल की लड़ाई होती थी किसके किसके बीच, सीपीएम और कांग्रेस के बीच। लेकिन 5 साल के अंदर ही 2006 में विधानसभा चुनाव में जो कम्युनिस्ट पार्टी, जो तृणमूल कांग्रेस को मात्र 30 विधानसभा सीटें मिली थी। 2006 के विधानसभा चुनाव में मात्र 30 सीट मिली थी, लेकिन वही 2011 में कितनी सीटें जीत गई, 2011 विधानसभा चुनाव में, ठीक है, 184 सीट, मतलब 30 सीट जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस, आप याद रखिए 2006 में 30 सीट टीएमसी और वही 11 में 184 सीट जीतकर सरकार बना लेती है ममता बनर्जी। वही बीजेपी, मैंने क्यों कहा था, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि ममता बनर्जी और बीजेपी की मिलीभगत है। 2006 में बीजेपी के एक भी विधायक नहीं, 2011 में एक भी विधायक नहीं, 2016 में 3 विधायक बीजेपी के और 2021 में 77। आप देखते रहिए, ममता बनर्जी 2006 में 30, फिर 184 11 में, बीजेपी 000 फिर 3 और 3 से सीधा 77। लेकिन जब बीजेपी 3 से 77 पर पहुंची तो कांग्रेस और सीपीएम दोनों जीरो हो गई, जीरो। जबकि स्थिति क्या थी इनकी, आप देखिए इस मामले में। ठीक है, कांग्रेस की स्थिति क्या थी, 2011 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 184 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी 42 सीटें मिली थी। गठबंधन थी दोनों का,
लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया, 2016 आते आते उन 42 विधायकों को टीएमसी खा गई। मतलब टीएमसी पचा गई, सबको तोड़ फाड़ कर दी कांग्रेस के विधायकों को, और अपने गठबंधन जिसके साथ चुनाव लड़ा, जिसके साथ सरकार बनाई, मतलब ममता बनर्जी ने 2011 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ी थी और 5 साल के अंदर कांग्रेस को निगल गई। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी मुंह ताकती रही और परिणाम क्या हुआ, 2016 में कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी के बदले सीपीएम के साथ गठबंधन करना पड़ा। ठीक है, और उसमें कांग्रेस को कितना सीट मिला, कांग्रेस को 44 सीट, मतलब 44 सीट मिली, लेकिन वोट परसेंटेज ये सब घटता रहा कांग्रेस का। और इस प्रकार से ध्रुवीकृत किया ममता बनर्जी ने चुनाव को कि आइदर आपको चुनना है टीएमसी या बीजेपी। चुनाव को इस तरीके से कर दिया ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा कौन था, कांग्रेस। तो अब बताइए, अब राहुल गांधी, ममता बनर्जी ने खाया किसको, किसको निगल लिया, बीजेपी को या कांग्रेस को। तो कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने जो उलझन है, तो राहुल गांधी के लिए प्राथमिकता क्या होना चाहिए। मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, आप दर्शकों से। राहुल गांधी के लिए 2 रास्ता है, या तो चुनाव नहीं लड़े पश्चिम बंगाल में। क्यों लड़ेंगे, जब 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 लड़ाई लड़नी ही नहीं है, केवल नामांकन करने के, तब तो उम्मीदवार को भी, जो उम्मीदवार आप ढूंढेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए, वो बेचारा खर्च करेगा तो पैसा बर्बाद होगा। तो फिर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए पश्चिम बंगाल में। या अगर चुनाव लड़ना है तो वोट कहां से आएगा राहुल गांधी के पास, यह सोचना पड़ेगा, यह सोचना पड़ेगा। और लेकिन यह उलझन जो राहुल गांधी की है, ममता बनर्जी लीड ले चुकी है एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर, चुनाव आयोग के मुद्दे पर, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ ममता बनर्जी का वाक युद्ध बढ़ता जाएगा। और जब वाक युद्ध बढ़ता जाएगा, ममता बनर्जी कहेगी कि नरेंद्र मोदी को हम कमर में रस्सा बांधकर जेल ले जाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, और बीजेपी के लोग कहेंगे ममता बनर्जी को ममता बानो। तो आप अनुमान लगाइए कि उस दौर में यदि आज कांग्रेस चुप है, अगर राहुल गांधी आज शांत बैठे हैं इस उम्मीद में कि ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करके हम पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोक पाएंगे, तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी जब बीजेपी उतनी खतरनाक महसूस नहीं की जा रही थी पश्चिम बंगाल की राजनीति में, बंगाल की राजनीति में 2016 में, जब ममता बनर्जी कांग्रेस को निगल जा सकती है, तो क्या 2026 में कांग्रेस पार्टी का आरती उतारेगी क्या? नहीं उतारेगी। मैं तो बेबाक बोलता हूं भाई, ठीक है। मैं तो यह मान कर चलता हूं कि आपका मित्र यदि आपको मलाई लगाए तो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। आपके मित्र को आपके मुंह पर आपकी कमियां आपके सामने उजागर करके रख देनी चाहिए। और यह काम मैं कांग्रेस के लिए भी करता हूं, बीजेपी के लिए भी करता हूं, राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी करता हूं, ममता बनर्जी के लिए भी करता हूं, भारत के लिए करता हूं। हाँ, यह काम मैं किसी पाकिस्तान के लिए नहीं करने वाला, ना किसी बांग्लादेश के लिए, ना किसी अमेरिका के लिए, उसको सच्चाई नहीं। वहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में केवल और केवल डिप्लोमेसी होता है। वहां एक ही चीज होता है, नेशनल इंटरेस्ट। और ये जितने भी देश के अंदर की राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी भारतीय पार्टियां हैं, इनके अंदर की कमियों को दूर करना जागरूक समाज का कर्तव्य है। चाहे वो राजनीतिक दल कोई भी हो, हर राजनीतिक दल शुद्ध राजनीति करे, विशुद्ध राजनीति करे, देश हित की राजनीति करे, जनहित की राजनीति करे, सही रास्तों पर चले, कोई वोट चोरी नहीं हो, कोई बूथ की लूट नहीं हो, कोई वोट की लूट नहीं हो, कोई जनाकांक्षाओं की लूट हो, बल्कि जनता के विश्वास की जीत हो। यह काम मीडिया का है। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम मेरे अनुसार, और लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो देखता हूं कि सोशल मीडिया पर सीधा सीधा 2 भाग में लोग बटे हैं, 2 भागों में बटे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यह मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का असली काम है हर राजनीतिक दल को,
हर राजनीतिक नेता को उसके गुण और उसके दोष के आधार पर उसका मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करके जनता को जागरूक करना। अब मैं इसमें कितना सफल होता हूं ये तो आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। अगर हमारी बातें पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच सके, उन लोगों तक भी पहुंच सके जो लोग पत्रकारिता के नाम पर किसी भी राजनीतिक दल की पैरोकारी करते हैं, किसी के लिए नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। ये देश की राजनीति के लिए और पत्रकारिता के लिए नुकसानदेह है। पत्रकारिता का काम है संविधान के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की निगरानी करना, पहरेदारी करना। हां, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो प्रशंसा भी होनी चाहिए। केवल नकारात्मकता फैलाना मीडिया का काम नहीं है। समाज के अंदर सकारात्मक बातें भी, कोई भी राजनीतिक दल अच्छा काम कर रहा है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, गलत कर रहा है उसकी आलोचना होना चाहिए, लेकिन आलोचना सुधारात्मक होना चाहिए, विध्वंसात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जहां तक पश्चिम बंगाल की राजनीति है, देखिए अपने यहां, अपने देश में लोकतंत्र का जो स्वरूप, जो मॉडल हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया, वह मॉडल है बहुदलीय लोकतंत्र का। बहुत विचार, लंबे विचार विमर्श के बाद संविधान सभा में इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया। लेकिन कहा जाता है कि नीति पर नियत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर नीति में कहीं कहीं कमी रह गई ना, लेकिन नियत अच्छा है अगर मित्रों, तो आप अच्छा बुरा नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन नीति कितनी भी अच्छी हो लेकिन आपका नियत खराब हो तो फिर कितनी भी अच्छी नीति को आप अपने हित में उसका दुरुपयोग कर ले सकते हैं। ठीक है, तो वही बात हो रही है देश की राजनीति में आज, कि देश की राजनीति में संविधान में जितने भी बातें लिखी हुई है उसका हर अक्षर का, हर शब्द का अपने यहां के प्रायः अधिकतर राजनीतिक दल समय समय पर उन शब्दों की गलत व्याख्या करते हुए केवल अपनी सत्ता के लिए उसका दुरुपयोग करते रहे हैं। आप कितने सहमत हैं बताइएगा। जो भी सत्ता में रहा है सब किसी ने कम या ज्यादा उसका दुरुपयोग किया है। कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।